नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में नेचर के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले और स्टैंड विद नेचर जैसा एक बड़ा ही मज़बूत फाउंडेशन को खड़ा करने वाले आज हमारे साथ हैं स्टैंड विद नेचर के फाउंडर डॉक्टर लोकेश भिवानी। तो लोकेश जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में अपनी लाइफ खपा देते हैं, पूरा जीवन उसमें वेस्ट कर देते हैं और एंड में भी कुछ नहीं कर पाते बहुत से, तो वहाँ पे आपके माइंड में ये स्टैंड विद नेचर का जो आइडिया है वो कहाँ से आया? रवि भाई, मैं स्टूडेंट जब स्कूल में था उसी दौरान से अलग अलग तरह के एक्टिविज़म में शामिल रहा और मुझे मेरे परिवार से और आसपास का माहौल ऐसा रहा। जब हम अपने महापुरुषों को भी पढ़ते हैं, चौधरी छोटू राम, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों को जब पढ़ा तो इनके संघर्ष को मैंने स्कूली शिक्षा के दौरान पढ़ा और कॉलेज में आते आते भी हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट एक्टिविज़म करते थे जी। 2019 के आसपास जब लगभग 8-10 साल हो गए थे मुझे सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हुए और अपनी पढ़ाई करते हुए, तब मुझे लगा कि यार ये सारा एक्टिविज़म तो आदमी को लेके है। ये जो मेरे घर में जो कुत्ता रहता है या मेरी गली के जो और जानवर हैं या मेरे गांव में रहने वाले जानवर हैं या इस पहाड़ पे रहने वाले जीव हैं, इनका एक्टिविज़म तो कोई नहीं कर रहा है। इनके अधिकारों की बात कौन करेगा? क्योंकि इनका तो कोई कोर्ट नहीं है, इनका तो कोई पुलिस सिस्टम अपना नहीं है। हमने तो सब कुछ आदमी की सहूलियत के हिसाब से बना रखा है, तो आदमी को ही करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे सेंसिटिव लोग जो उनके अधिकारों को भी समझें, उनको साथ लेके कुछ किया जाए। तो मैंने, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट में हम लोग शामिल रहे, तो जैसे कि कुछ घटना होती है तो मूवमेंट चलता है कि स्टैंड विद निर्भया, स्टैंड विद जुनैद, स्टैंड विद रोहित वेमुला, ये सब चले हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये सारे व्यक्ति केंद्रित है, ये सारे एक विचार केंद्रित है, लेकिन उसी समाज का हिस्सा गायें भी है, उसी समाज का हिस्सा लोमड़ी भी है, कुत्ता भी है, सब है। उनके लिए स्टैंड कौन लेगा? और सिर्फ डॉग के साथ स्टैंड लेना तो प्रकृति के साथ स्टैंड लेना नहीं है, वो भी आप सिलेक्टिव हो गए। तो मुझे लगा कि ये जो नेचर वर्ल्ड है ना, इसमें हम सब आ गए, इसलिए हमने शुरू किया स्टैंड विद नेचर। वाह, आपकी इस बात से ना एक मेरे क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि क्या इसीलिए आपने आज ये स्पॉट रखा है कि हम यहाँ पे शूट करें? क्योंकि आपका पास बहुत अच्छा ऑफिस है, हम वहाँ भी कर सकते थे। वहाँ इसलिए नहीं किया, वो व्यक्ति केंद्रित ऑफिस है। अच्छा। वो मेरे जीवन यापन के लिए ऑफिस है। और जिस पहाड़ पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, इस पहाड़ को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा दी थी और इसी पहाड़ पे बैठ के हमने उसको वापस करवा दिया, उस पर स्टे लगवा दिया। उस पे इसलिए आज हम यहाँ पे बैठ के बिल्कुल लोकेश भाई, उस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अगला क्वेश्चन है मेरा ये है आपसे कि ये जो आप काम कर रहे हो स्टैंड विद नेचर के साथ, ये सारा काम जो है ये सेवा के लिए है। आप अपनी सेवाएं दे रहे हो और वो भी निस्वार्थ भाव से कुछ ना कुछ अपना इनपुट दे रहे हो, चाहे वो मनी से दे रहे हो, समय से दे रहे हो या अपनी ऊर्जा से दे रहे हो। तो फिर आपकी आजीविका कैसे चलती है? उसके लिए आप क्या कुछ करते हो? मैं बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ, मैं निस्वार्थ नहीं करता। स्वार्थी लोग ये बात तो नहीं बोलते होंगे सर? वो मुझे नहीं पता, मैं अपना बताता हूँ। मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ, मैं कोई भी काम निस्वार्थ नहीं करता हूँ। इसके पीछे स्वार्थ मेरा ये है, मुझे याद है मेरे दादाजी सिर्फ 5,000 रुपये भी नहीं कमाते थे महीने के और बड़ा बढ़िया जीवन चलता था। आज मेरे पिताजी या हम सब लोग मिलके अगर 50,000 या 1,00,000 रुपये भी कमा रहे हैं तो जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि बीमारियां बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई, जीवन में ज़रूरतें बढ़ गई, चीज़ें बढ़ गई। इस पहाड़ को बचाने के पीछे मेरा जो स्वार्थ है वो ये है, जब आप ऊपर आए होगे तो आपने यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ देखी हैं। बिल्कुल। ये सारा प्राकृतिक तरीके से बीमारियों को ठीक करने के उपाय हैं। और मैं अगर कमाऊंगा तो वो पैसा मेरे को डॉक्टर को देना पड़ेगा। इस पहाड़ को बचा लूंगा तो यहीं से गिलोय लेके बुखार में खा ली, मेरी एंटीबायोटिक में ठीक हो गया, मेरे को जरूरत ही नहीं है एलोपैथी की। तो मैं स्वार्थ है, ये मेरा स्वार्थ है। दूसरी बात, ऑक्सीजन
अगर बिकने लग जाएगी, जैसे कोरोना के दौरान भी हुआ, दिल्ली में भी एक सिलेक्ट सिटी मॉल में एक दुकान खुली थी ऑक्सीजन बार, बोले मैं 2019-18 में गया था वहाँ पे, बोले कि जी 200 रुपये में सांस ले लो शुद्ध हवा में। ये उस टाइम की बात है। तो मेरे समझ में आई ये बात। मैंने कहा मैं अगर 2000 रुपये दिन के कमा लूंगा तो 1000 तो मेरे ऑक्सीजन में चले जाएंगे, इसलिए मैं पेड़ लगा रहा हूँ। मैं तो अपने स्वार्थ में लगा रहा हूँ। मेरे को प्राकृतिक तरीके से चिकित्सा चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन जो प्राकृतिक चाहिए, मेरे को मशीनें नहीं चाहिए। मैं तो इनके खिलाफ मैं अपना ये मुहिम चलाए हुए हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि मैं अपने स्वार्थ के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपका स्वार्थ है ना, ये हर व्यक्ति के पास आ जाए, तो शायद जो आप मुहिम चला रहे हो उसमें कुछ सहयोग मिले आपको भी। देखो रवि भाई, आपकी जो मंशा है ना और आपका जो भाव है वो बड़ा नेक है, लेकिन समाज में जो पूंजी केंद्रित व्यवस्था बन गई है ना, कि हर चीज में पूंजी को ही देखना। जैसे हमने जब ये मूवमेंट चला रहे हैं तो लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई पूंजीवादी विचार है, इनको कहीं से पैसा इकट्ठा करना होगा। पिछले 5 से 6 साल में मैंने अभी ऑडिट किया था अपना बैठ के, 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ काम कर करके, कहीं कहीं कमा के। मेरा जो PR का काम है, मेरा जो मैनेजमेंट का काम है, वो काम करके उसमें से अगर 30,000 आते हैं तो 15 से 20,000 रुपये तो मेरे इसमें लग जाते हैं, बाकी दवाई पानी पे लग जाते हैं और घर खर्चे में लग जाते हैं। तो लोगों को ये माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा कि हर चीज के केंद्र में पूंजी नहीं होती है, और जिसके केंद्र में पूंजी होगी उसमें प्रकृति नहीं होगी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर इस पहाड़ को तोड़ के पैसा कमा लोगे तो ये सारा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, ये इन्वायरमेंट चाहिए तो ये पैसा नहीं मिलेगा। एक चीज का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अभी मैंने पिछले 2-4 दिन की ही बात है, मैं कुछ पढ़ रहा था तो वहाँ पे मैंने एक बात पढ़ी थी, और शायद ओशो की बात थी कि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। बिल्कुल, उसमें चाहे प्रकृति लगा लो, प्यार लगा लो, या प्रार्थना ही लगा लो, या भगवान लगा लो, आप सब कुछ पैसे से नहीं खरीद सकते। और सिर्फ क्षुद्र चीज़ें पैसे से खरीदी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ही। हाँ, और पैसा भी क्षुद्र है, और आप उससे सिर्फ क्षुद्र ही चीज़ें खरीद सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके जीवन में आपको चाहिए, वो सब चीज़ें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। देखो, आप ऑफिस में बैठे थे, हाँ, बड़ा पैसा खर्च कर रखा है, बड़ा ऑफिस वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ जो अनुभव हो रहा है वहाँ थोड़ी हो रहा था। ये बात भी, यहाँ खुली हवा है, यहाँ कोई पैसा खर्च कर रखा है नहीं, कुछ भी तो नहीं। माँ प्रकृति ने हमें आशीर्वाद दिया है, बिल्कुल, ये आशीर्वाद को संजोए रखना हमारा काम है। अच्छा, आपकी बात मेरे ध्यान में आ रही है। अभी आप कह रहे थे कि इसी पहाड़ पे बैठ के हमने अरावली का जो एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 100 मीटर के नीचे से, हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कौन से 100 मीटर, नहीं, जमीन भूतल से जहाँ पर रिहाइश है, चलो वो मेरे माइंड में नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ रहेंगे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, और आपने उसकी बखूबी आवाज़ उठाई, नेशनल मीडिया ने आपको स्पॉट किया, पिक किया आपको नेशनल मीडिया पे, आप छाए रहे, और आपने भी वो दावा किया कि हमने वहाँ से वो फैसला वापस करवा दिया। क्या आप अपनी जीत मानते हो उसको? इसको आधी जीत हम मानते हैं, क्योंकि कोर्ट ने इस पर पुनर्विचार को लेके अभी 21 तारीख को इस पर सुनवाई है। अच्छा, तो हो सकता है कि उसका कोई नया नियम बने, हो सकता है ये कह दें कि 50 मीटर वाली को काटेंगे। हम ये कह रहे हैं 1 भी मीटर पाड़ नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उस परिभाषा के अनुसार ये था कि रिहाइश से 100 मीटर शुरू होगा। हम ये कह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा दूर पीछे डाडम भी है, खानक भी है, वहाँ पर जमीन से तो 200 मीटर नीचे तो वो माइनिंग हो रखी है। जिस दिन आप इस देवसर वाले पहाड़ को काटना शुरू करोगे ना, तो ये नहीं है कि जहाँ रिहाइश है वहाँ काटोगे, आप नीचे घुस जाओगे। 200-300 मीटर जहाँ तक पत्थर निकलता रहेगा, आप घुसते रहोगे, तो वहाँ से नापो। समुद्र तल से ऊंचाई मापनी चाहिए, ये परिभाषा ही गलत थी। दूसरी बात है, नेचर से सुप्रीम थोड़ी हो गया सुप्रीम कोर्ट है। नेचर सबसे बड़ा सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम है। प्रकृति परमो धर्म, मैं ये बात मानता हूँ। हाँ, आपने स्टेटस भी लगाया हुआ है, प्रकृति परमो धर्म। और एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि एक पेड़ माँ के नाम और पूरा जंगल का जंगल अडानी के नाम। क्या ऐसे ही हम प्रकृति को बचाएंगे? आपने कह दिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपका POV क्या है इसके ऊपर? मैं ये कहता हूँ, मैंने पिछले 6-7 साल के इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म में अपने साथियों के साथ मिलकर 10,000 पौधे लगाए थे। उसमें से 8,000 के आसपास पेड़ बने हुए हैं। एक नियम आता है और पूरा का पूरा बक्सवाहा और रसदेव जंगल काट दिया जाता है। मैं तो ठगा हुआ महसूस करता हूँ। मैंने कहा मेरा 10,000 की तो गिनती ही नहीं है, वहाँ तो करोड़ों पौधे थे, तो मैं पौधे नहीं लगाता।
मैं कहता हूँ जो लगे हुए हैं उसको पहले बचाएंगे। इस पहाड़ को बचाना जरूरी है। माँ के, बाबू के, चाचा चाची, ये लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उससे आप एक दिन अखबार में आ जाओगे, एक दिन आप स्टेटस लगा लोगे और खुद को गर्वित महसूस कर लोगे। यहाँ पे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है हर बात पे गर्व महसूस करने का, कि कोई बड़ा आदमी ने ट्रेंड चला दिया और उसका हिस्सा बन के गर्व महसूस कर रहे हैं। अरे वो बड़ा आदमी तो सांस नहीं लेता बिना पूंजी को केंद्र में रखे हुए। वो बिना उस ये मोदी जी की बात कर रहे हो? किसी की भी हो सकती है यार, मोदी जी डरते क्यों आप इतना? डरना क्यों है? मोदी जी के दोस्त हैं अच्छा, अडानी जी, और भी अडानी जी जब राहुल गांधी की सरकार आती है तो उनके दोस्त बन जाते हैं। केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी तो मतलब उनके आम जनता को किसी से कोई लेना देना। हम लोग है ना व्यक्ति से नहीं डरते, हम लोग डरते हैं उस विचार से जो दुनिया को खत्म करने का विचार है, और वो है फांसीवादी विचार। जहाँ पर एक लड़के को, जो लड़का एक 14-15 साल का लड़का है, वो अभी आजकल आप देखना, उसको जेल में डाल दिया गया, उस पे एफआईआर कर दी गई, उस पे एफआईआर कर दी गई क्योंकि वो सवाल पूछ रहा है। और एक लड़का जो घूम घूम के मेढ़े को फड़क नहीं पड़ता, ये वो है, ऐसे बातें करता घूम रहा है, वो भजन गाता घूम रहा है ऐसे ऐसे, उसको स्कूल में होना चाहिए। वो आईआईटी करके यार इंजीनियर बने, वो जेईई मेंस का पेपर क्लियर करे, वो ये करके, और उसको तो हमारे सरकार के बड़े बड़े वो भी तो धर्म का प्रचार कर रहा है भाई। अरे तो धर्म प्रकृति परमो धर्म यार, आप इस धर्म का प्रचार करो, इस पहाड़ को बचाना है, इससे बड़ा धर्म क्या? लेकिन प्रकृति पैसा थोड़ी दे रही है, बात वही आ जाती है घूम फिर के। पैसे से सांस नहीं आएगा दोस्त, सांस आएगा पेड़ से। कोई भी मशीन ऐसी नहीं बनी है जो ऑक्सीजन बना दे, बता दो बनी है तो नहीं बनी। आपने बड़ी घुमाई करी है, बड़े घूमे हो, एक भी मशीन ऐसी दिखा दे उस मशीन के अंदर ऑक्सीजन भी डालनी पड़ती है, वो बनाई नहीं जाती। अच्छा, एक बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ इश्यूज़, आपकी हेल्थ स्टेबल नहीं रहती। मैं आप काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, इसके बावजूद भी आप इतने सारे वर्क्स को बैलेंस करते हो, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो आप? मैं बहुत हैरान हूँ इस बात को लेकर। मैं इसको वर्क, जिसको आप वर्क बोल रहे हो, मैं इसको वर्क ही नहीं मानता। अच्छा। मैं इसको अपने जीवन का हिस्सा मानता हूँ। आप सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, हाँ, तो मैं भी किसी ना किसी दिन किसी से पर्यावरण के ऊपर बात करता हूँ, उसको काम ही नहीं मानता। मैं अपने जीवन का हिस्सा मान चुका हूँ, और जिस भी काम को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो उसमें आप ना थकते हो, ना रुकते हो, ना चाहे बीमारी हो, कुछ भी हो। अभी बीमारी तो चल ही रही है ना 5 साल से, किडनी वाली समस्या तो चल ही रही है। बिल्कुल। लेकिन पिछले 5 साल में हमने पूरे देश में जितना एनवायरनमेंट का मूवमेंट खड़ा किया है, उससे पहले तो मैं कर ही नहीं पाया था। मेरे को तो मेरी बीमारी ने मजबूती दी है। लोग बेड पे पड़ जाते हैं, मैं पहाड़ पे आगे बैठ गया, क्योंकि यहाँ मेरे को निकटता महसूस होता है, यहाँ पे मैं अच्छा महसूस करता हूँ। यहाँ का एक्यूआई अच्छा है, मेरी किडनी इस एक्यूआई में अच्छा फील करती है, मेरे अंदर अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं। मैं तो वही बात बता रहा हूँ ना थोड़ी देर पहले, मैं स्वार्थी आदमी हूँ, मैं खुद को अच्छा महसूस करने के लिए पहाड़ बचाने का बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्वार्थी से मेरे को ध्यान में आया कि क्या हर इंसान आज के दिन आपकी तरह या स्वार्थी नहीं है, तो क्या ये अवेयरनेस की कमी है या फिर जी चाहकर वो नहीं कर पा रहा? अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू कंडक्ट की है किसी काम को लेके। मेरे पास अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ लिखे एमए, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सब बच्चे आए। 100 से ज़्यादा यूथ का मैंने इंटरव्यू किया। 80 लोगों का ये कहना था जी कुछ भी काम करवा लो, नौकरी दे दो। मास्टरी डिग्री करके जिसको ये नहीं पता कि मुझे आता क्या है काम करना, उससे हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं उसको ये पता होगा कि पहाड़ बचाना क्यों ज़रूरी है। उसे कैसे पता चलेगा कि हरियाणा के 15 जिलों के 51 से 50-60 गाँव में आर्सेनिक की मात्रा इतनी बढ़ गई, आर्सेनिक से सीधा कैंसर होता है, मर जाओगे। उसका दिमाग कैसे जाएगा उस पर? उसको तो यही नहीं पता। अरे यार मास्टर डिग्री जिसने कर ली उसको ये नहीं पता मेरे को आता क्या है। आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने की बात करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएगा, वो भिवानी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे सवाल नहीं उठा सकता। वो एक कांस्टेबल से डर जाता है, वो मुंह देता है। नहीं, फिर वो लोग भजन करते हैं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो वही है वो उस धर्म को बचाने की बात करते हैं। हम कहते हैं प्रकृति परमो धर्म, और उसके बाद देश को बचाने की बात करो, मानवता को बचाने की बात करो। बिल्कुल, मानवता से बड़ा तो कुछ है नहीं भाई। लेकिन दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, कैसे है? इस पे मेरा ये है कि दिल्ली की जो सीएम है वो कहती है, या पहले भी जो सीएम था अरविंद केजरीवाल, वो भी कहता था, मैं बिल्कुल नाम लेके बोल रहा हूँ, कि यूपी, हरियाणा, पंजाब में जो लोग पराली जला रहे हैं वहाँ की धुआं आ रही है और वो दिल्ली को पॉल्यूट कर रही है।
और अभी भी मैं दिल्ली जाता रहता हूँ अपने काम के से, तो मैंने कभी भी वहाँ पे जो AQI है 250 से नीचे नहीं देखा। एक मशीन लगी हुई है AQI को मापने की, वहाँ पे 2 तरीके से 250 किया जाता है। पहली बात तो 500 से ऊपर तो वो उसका मतलब काउंट ही नहीं करती। आप कह रहे हो ना कि मैंने अभी वहाँ पर 800 भी देखा अलग अलग टेम्परेचर से। एक दोस्त ने बाहर से कोई मशीन लेके आ रखा था, उसमें दिखा 1500 चल रहा है वहाँ का, 1000 से 1500 के बीच में रहता है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ वो मशीनें लगा रखी हैं उसके आसपास पानी का छिड़काव करते हैं, बड़ी वीडियो वायरल होती है, सरकार करवाती है ताकि वो टेम्परेचर जिसको कहती है ना रेखा गुप्ता जी दिल्ली की CM कहती हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर है। तो ये जो AQI जिसको आप AQI बोल रहे हो वो एक ऐसा टेम्परेचर है जो दिल्ली में नहीं, कम, वो तो IQ बोलती है, वो कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। देखो वो CM है, उनका बड़ा स्तर है, वो कुछ भी बोल देंगे तो वो डेफिनेशन बन जाएगी। हम जो बोलेंगे ना वो डेफिनेशन नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें तो वो बोलना पड़ेगा जो सही है। क्या वो जानबूझ के ये ऐसे बोलते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं ना वो बड़े पावरफुल लोग होते हैं, और उनके पीछे जो उनके आसपास का जो माहौल होता है वो बहुत पढ़े लिखे लोगों का होता है। वो जनता को ऐसे टेस्ट करते हैं, वो चेक करते हैं कि जनता क्या रिएक्ट करती है। अगर जनता सिर्फ मीम बना के वायरल करके खुश हो रही है, इसका मतलब तुम कल को कुछ बड़ी चीज कर दोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो आपको चेक करते हैं ऐसे स्टेटमेंट दे दे के। ऐसे स्टेटमेंट पे अगर आप उनसे उनकी जिम्मेदारी नहीं मांगते हो कि आपका काम क्या था, आप क्या कह रहे हो, और आप उस बात के लिए सड़क पे नहीं आते हो, तो इसका मतलब आप बहुत बड़े खतरे में खुद को लेके जा रहे हो। ये है। और जहाँ तक AQI खराब होने की बात है, ये तो आप दिल्ली तो राजधानी है इसलिए उसका ज़्यादा जिक्र है। रोहतक का भी इतना ही था यार, भिवानी में भी एक बार 400 450 अभी पहुंचा हुआ था थोड़े दिन पहले। बक्सवा काट दिया, हसदेव काट दिया, सारा का सारा तो जंगल काट दिया। जो फेफड़ा था भारत का वो तो काट दिया आपने, मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता था उसको, हसदेव को और इनको, वो आपने खत्म कर दिया। यहाँ पर आप कह रहे हो, आप इधर जाके देखना तो सामने धूल उड़ती है, सारा का सारा पहाड़ खत्म कर दिया। इनको खत्म करके तो फिर AQI बढ़ेगा। हम तो कितने साल जिएंगे, लेकिन और भी तो हैं भले आदमी, और भी तो बसदे होंगे अपने पास है। मेरा पर्सन ये था कि इसमें जैसे कि कहा जाता है कि जो निकटवर्ती राज्य हैं उनकी जो धुआं आती है पराल किसानों के ऊपर, वो दोष डाला जाता है। कहाँ तक सार्थक है वो चीज़? जो पराली वाला इशू है ना, वो एक ऐसा है कि पराली टेम्परेरी दौर में, मतलब कि कुछ समय के लिए पराली जलाई जाती है, बाकी और बहुत सारे फैक्टर हैं। पराली के बारे में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, और उसके बाद ये पहली बार ये जिक्र कहीं हुआ नहीं है, किसी ने नहीं किया, क्योंकि लोग डरते हैं उन कंपनियों से। फतेहाबाद की तरफ आप जाना, फतेहाबाद में और उधर बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ गई हैं जो किसानों से वो पराली ले लेती हैं। पराली ले ली किसानों से पराली की गांठ बना लेती हैं और उसको वो दूसरी जगह भेज देते हैं, और किसानों को उसके बदले कुछ नहीं मिलता। उस पराली की गांठ को लेते समय उस किसान से साइन करवाए जाते हैं कि जी, उनको ये बताया जाता है कि हम आपसे ये ले रहे हैं। अंग्रेजी में होते हैं तो किसान बेचारे अपने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। वो सारा का सारा कार्बन क्रेडिट को कैश करवाने का चक्कर है। वो जो ले रही है ना कंपनी, वो उस कंपनी से जिसको उसका कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट देगी, उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। किसान के हाथ में क्या जा रहा है? किसान को तो बर्बाद कर रहे हो। किसान के तो कार्बन क्रेडिट को फ्री में आप बिकवा रहे हो इन कंपनियों के माध्यम से, और किसानों का करोड़ों रुपए आप हजम कर रहे हो। ये सच्चाई है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उन लोगों से डरते हैं, उन कंपनियों से डरते हैं। आपने कहा मोदी जी से डरते हैं, मोदी जी तो एक प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तो बहुत सारी मर्यादा होंगी, वो सीधा आदमी को नहीं मरवा देंगे, लेकिन वो कंपनियां मरवा देंगी, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलते। हम बोल रहे हैं आज। आपको डर नहीं लगता? मेरे को तो बताया, आप नहीं बताया, दोनों किडनी खराब है। मेरा तो याद नहीं रहता, मैं तो 10 साल 15 साल 12 साल मैं याद दिलाता रहूँगा। हाँ। अच्छा, हम ना बहुत, आप कह रहे थे स्वार्थी हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। देखो, हम पेड़ों को भगवान का दर्जा देते हैं, नदियों को भगवान का दर्जा देते हैं, और पहाड़ों को भी भगवान, मतलब हर चीज़ को जो हमें मिली है प्रकृति के रूप में, हम उसको पूजते हैं। लेकिन फिर भी उसकी जो स्थिति है ना, वो बहुत दयनीय है, क्योंकि नदियाँ नदी नहीं है, पेड़ पेड़ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर ये पूजने का कंसेप्ट आ गया ना, वहीं गड़बड़ होगी। अरे आप नदी को नदी मान लो, लेकिन उसको ठीक रख लो, पहाड़ को पहाड़ मान लो, लेकिन क्या रहा है रवि भाई? अभी भी हम देख सकते हैं, देखो ये नीचे, हालांकि शायद कैमरे में नहीं आएंगी ये चीजें, ये कितना प्लास्टिक यहाँ पे बिखरा हुआ है। अच्छा, लोगों का क्या है, ये पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो मास्टर डिग्री वाले आते हैं यहाँ पे पिकनिक बनाने,
और वो अपने साथ ये चिप्स वगैरह के पैकेट लेके आएंगे और उसको खाएंगे। अच्छा, इसको अगर आप देखोगे, इस चिप्स के पैकेट को अगर आपने देखा तो इसके अंदर जी ये है कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम है और कार्बोहाइड्रेट है और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी नहीं है, वो सब है। ये सारी सीधे तौर पर आपको नुकसान पहुंचाती हैं। इस पैकेट को आप लेके आए, खरीद के आपने खाया और इसको फिर आपने पैकेट भी नुकसानदायक और इस पैकेट को इस पहाड़ पे ऐसे छोड़ दिया, ऐसे फेंक दिया। अब आप चले गए अपनी मास्टर डिग्री का ईगो लेके, तो आगे जाके क्या पढ़ा लिखा है जी, मैंने एमए कर रखी इकोनॉमिक्स से, उसको पकड़ के गए, वो आराम के पिटे तेरा वो प्लास्टिक वहाँ पे पड़ा है, उसको गंदा कर रहा है पहाड़ को। ये नहीं पढ़ाया गया तेरे को स्कूल में। सिविक्स वही बात आते हैं, इंडिया में सिविक सेंस 0 है। नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे लोगों के हैं, नहीं उन लोगों में नहीं है, मोस्ट लोगों में नहीं है। मैं जब जाता हूँ कहीं पे तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं और अपने हरियाणा वालों से तो डबल एमए से भी ज़्यादा वो सिविक सेंस उनका अच्छा है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उनको पता है मुझे करना क्या आता है। अपने वालों को तो नहीं पता। ये तो हरियाणा के लोग ये बड़े छोड़े हुए घूमते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई उधर शिमला की कहीं, यो हरियाणा के खेता में वो नाच रहे हैं ऐसे ऐसे करके। अरे तुम क्या मैसेज दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो वो तो इंजॉयमेंट हो गया ना। मैं इंजॉय कर रहा हूँ ना अभी प्रकृति की बात। सबका इंजॉयमेंट आपकी तरह थोड़ी ना। हाँ, मेरी तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए जिससे सबका फायदा हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो। अरे भाई, आपके इंजॉयमेंट से फायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। फायदा नहीं वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके इंजॉयमेंट से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए यार। बिल्कुल। आप किसी को परेशान ना करो, आप किसी की भावनाओं को, आप किसी की सेंटिमेंट्स को या आप उस इन्वायरमेंट को हर्ट ना कर रहे हो, ऐसे एंजॉय करो। फिर तो ये डीजे जो बजते हैं आज के दिन, ये भी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, डीजे पर जो गाने बजते हैं उन गानों को अगर आप बैठ के परिभाषित करोगे, नहीं मैं गानों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नॉइस पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था कभी कि एक कोरोना में टिक्के लगे कोरोना में टिक्के पकड़ के लगाए गए। मैंने टिक्का नहीं लगवाया, मैंने भी नहीं लगवाया, मैंने पूरे घर में किसी को नहीं लगवाया, मैंने उसका विरोध किया और हमने पूरे हरियाणा में उसका विरोध किया। उसकी एक तो आर्ट फेल हो रहे हैं लोगों के, दूसरा जब आर्ट कमजोर हो जाता है तो बहुत ज्यादा जो ये जो बेस वाली जो नॉइस होती है ये सीधे तौर पे आर्ट को नुकसान पहुंचाती है। अब आपने तो अपनी खुशी में इतना तेज म्यूजिक वहां पे चला रखा है, पड़ोस वाले घर में हो सकता उसी इंजॉयमेंट में आपके किसी साथी का आर्ट कमजोर हो, आपको तो पता ही नहीं है, आप तो उसको ले डूबोगे। मोस्ट ऑफ घर में या आसपास जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका भी आर्ट कमजोर होता है। आप कभी उस डीजे के पास खड़े होके देखना। नहीं, मैं नहीं हुआ जाता, मैंने फील किया भाई, नहीं हुआ जाता। मैं तो नजदीक से भी कोई निकलता है तो मतलब वो लगता है कि ये क्या, ये जो डीजे है ये पता नहीं कितने लोगों की जान ले रहा है और लोग अपने इंजॉयमेंट में दूसरों को मार के कैसे खुशी मिल सकती है यार? किसी को परेशान करके कैसे खुशी मिल सकती है? कैसा समाज बना दिया हमने, तो कचरा समाज बना दिया। मैं आपको धक्का मार के राजी हो लियो, हो मजा आ गया, मैंने रवि के धक्का मार दिया या मैंने रवि को परेशान कर दिया, ये कैसी खुशी है? ये तो सैडिज्म हो गया। सैडिज्म है तो ये तो बहुत गलत दिशा में हम जा रहे हैं ना। देखो, हमारे पास स्किल नहीं है, हम दूसरों को परेशान करके खुश हो रहे हैं, हम कचरा फैला के खुश हो रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं हम तो विश्व गुरु बन जाएंगे एक दिन। बताओ। नहीं, विश्व गुरु बन क्यों जाएंगे? हम तो है मोदी जी बोलते हैं। कैसे विश्व गुरु? इसे विश्व गुरु नहीं होता। हम तो मानते भाई, मैं तो मानने जाओ, मैं तो मोदी जी का फैन हूँ। हाँ तो ठीक है। अच्छा, एक अभी हम बात कर रहे थे पोल्यूशन के बारे में, तो ये बात थी कि मतलब गाड़ियाँ जो होती हैं हमारी ये भी पोल्यूशन फैलाती हैं और मतलब जो पीयूसी सर्टिफिकेट जो जारी करते हैं, तो मेरी गाड़ी में कभी भी आज तक, हालांकि मेरे पास एक बाइक थी किसी टाइम पे, तो मैं जब भी उसका पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाता था तो कभी भी मतलब उसको चेक नहीं किया गया, वो डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक करके पीयूसी सर्टिफिकेट आपको थमा दिया। और मेरी गाड़ी सबको पता है, मेरी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है किसी को कोई मतलब नहीं, वो सर्टिफिकेट है तो पोल्यूशन कर रही हो भले, बट दैट इज़ राइट, बस चालान नहीं कटेगा ये। तो क्या इसके लिए मतलब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या फिर लोगों की तरफ से आवाज़ नहीं उठाई गई कभी भी? लोगों की तरफ से तो क्यों उठेगी, उनके लिए तो है सुविधा। और सरकार भेड़ों को भेड़ बनाए रखना चाहती है। सरकार को वो चाहती नहीं है कि भेड़ घोड़े बन जाएं। घोड़े बन जाएंगे तो वो दौड़ लगाएंगे और उनसे आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए सरकार भी नहीं चाहती कि ये उस
चीज़ों को समझें। नहीं तो एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा हो, पुराने वाले नहीं समझेंगे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, उसमें पढ़ाई के साथ साथ वो चीज़ें प्रैक्टिकल करवाई जाएँ। वो कहें कि लाइट ऑफ कर देनी चाहिए कमरे से बाहर निकलते समय, तो उनको उसकी आदत डाली जाए। पढ़ाई क्यों जा रहा है, उसको करवाओ ना आप। तो इसी तरीके से पोल्यूशन को जब आप पढ़ा रहे हो, तो पोल्यूशन के बारे में आप ना तो दिखा रहे हो, ना कुछ उसको महसूस करवा रहे हो, सिर्फ उसको ये लगता है ये तो पेपर में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं हम। रेड लाइट पे रुकना है, ये सिर्फ पेपर में आने के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं बच्चे, रुकते नहीं है। बस ये देखते हैं पुलिस वाला चालान नहीं काट रहे, निकल जाएंगे। अच्छा, आपकी पढ़ाई के बाद से एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे माइंड में आई है, और मैं भी जो कि एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ, मैं महसूस करता हूँ। और हमने देखा जब हम पढ़ते थे तो जो बच्चा लास्ट में जाएगा वो लाइट स्विच ऑफ करके जाएगा कमरे में, ये सब रूल्स थे और हम फॉलो भी करते थे काफ़ी हद तक। लेकिन आज मैं देखता हूँ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो एक मतलब मॉल की तरह हो गए हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स भारी भरकम फीस वहाँ पे देते हैं, और क्या, पैसे दो, ठीक है। और इवन एसीज आपको रूम में मिल जाएंगी आजकल तो। अरे प्रचार यही है आजकल, सुनो, आजकल स्कूल में एसी बसेस तक आ गई हैं, लेकिन बच्चे को इवन कोई भी काम फिज़िकली या प्रैक्टिकली नहीं करवाया जाता। वहाँ पे लाइट ऑफ करना तो बहुत बड़ी बात है, झाड़ू काटने के लिए स्वीपर्स हैं, मैं ये नहीं कर रहा। और स्विच ऑफ भी बाद में एक वो जो स्वीपर वगैरह जिसकी भी ड्यूटी लगाई जाती है स्कूल एंड की तरफ से या इंस्टीट्यूट एंड की तरफ से, तो वो चेक करता है कि भाई लाइट्स ऑफ है या ऑन है। तो ये सब एक मतलब एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जहाँ पे बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सिस्टम, ये सही है। ये सिस्टम एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया है कि बच्चे ऐसा महसूस करें कि तुम स्पेशल हो बचपन से ही, और उसके बाद वो इतने अच्छे क्लर्क बन जाएं, इतने अच्छे डीसी बन जाएं, इतने अच्छे डीएम बन जाएं कि उनको ये सब चीज़ें किसी और का काम लगे। और जब ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ का हिस्सा है किसी और का काम लगने लग जाता है, तो हम एक सामूहिक तानाशाही की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति, अभी आपने कहा कि कोई अगर प्रधानमंत्री गलत कर रहा है तो हम कहेंगे जी, अभी जो बहुत सारे लोग जब हम मोदी जी का विरोध करते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं, और वे हो सकता है ये भविष्य में तानाशाह हो जाए। लेकिन ये जो व्यवस्था चल रही है, मोदी जी तो फिर भी हट जाएंगे, यार एक आदमी है वो कभी तो जाएगा, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो सामूहिक तानाशाही जो हम बना रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, ये तो इस देश को ऐसा ले डूबेगी कि समझ में भी नहीं आएगा कि वो कहेंगे जी 2 जूत फालतू मार लो लेकिन मन आगे जाना टेम तो मार लो। वो सुना होगा ना, वो हो जाएगा फिर अपने यहाँ पे, और वो हो भी रहा है। आप अभी ऐसा करके भी देख लो, आप अगर रिश्वत आज के समय में समाज में इतनी स्वीकार्य हो गई है, वो कहेंगे जी 100 रुपये पहले लेते थे, 120 ले लो, मेरा काम जल्दी कर दो। ये स्वीकार्यता है, इन चीज़ों की स्वीकार्यता हो जाती है। जैसे अभी बिस्लरी को खरीद के 15-20 साल पहले बिस्लरी को कोई जानता नहीं था, आज हर घर में पता है बिस्लरी क्या है, सबसे ज्यादा कॉपी तो बिस्लरी की है। तो ऐसे ही स्वीकार्यता होगी। हमने कभी ये सवाल ही नहीं किया कि पानी गंदा क्यों हो गया, पानी में जहर किसने मिला दिया, क्यों मिला दिया, इस पर हमने सवाल नहीं किया। हमने बिस्लरी को खरीद के पीना शुरू कर दिया। हरियाणा की रिपोर्ट है, हरियाणा में 3480 गाँव ऐसे हैं जिनका पानी पीने लायक नहीं है। इस पर तो किसी ने सवाल किया नहीं, इस पर तो किसी ने पूछा नहीं। ये देख लिया कि टैंकर कितने का आएगा, टैंकर मंगा लेंगे हम तो किस किस का टैंकर मंगा लोगे? शिक्षा, संस्कार, अनुशासन का टैंकर कहाँ से मंगा लोगे? अनुशासन का, संस्कारों का टैंकर मंगा लोगे क्या? संस्कारों का टैंकर तो स्कूल में मिलेगा, संस्कारों का टैंकर तो इंस्टीट्यूट में मिलेगा जो ये करवाएगा। वो तो प्रचार ये कर रहा है जी, हमारे यहाँ तो एसी लगा हुआ है कैंपस में, इसलिए आप यहाँ पे आ जाओ। कोई ये तो कह नहीं रहा कि हमारे यहाँ पे शिक्षा, संस्कार, अनुशासन पे काम होता है इसलिए हमारे यहाँ आ जाओ। ये जो कहेगा आप वहाँ भेजो ना अपने बच्चों को, ढूंढो ऐसे इंस्टीट्यूट को अपने आसपास में। अच्छा, हमारे पहले क्या होता था कि गांव के स्कूल में पढ़ लेते थे बच्चे, और गवर्नमेंट स्कूल बहुत मतलब वहाँ पे वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड टीचर्स पढ़ाते हैं। लेकिन वो यही है कि टीचर्स पढ़ाने के अलावा सारे काम कर रहे हैं, और फिर टीचर्स के ऊपर ही ये क्वेश्चन कर दिया जाता है कि ये क्या ही पढ़ाते हैं, क्या ही करते हैं वो सब। लेकिन एक ट्रेंड और चल पड़ा है, ट्रेंड की आप बात कर रहे हो कि मेरा बच्चा तो प्राइवेट में जाएगा इस तरीके से। और कुछ गवर्नमेंट की मंशा भी ऐसी रही है पिछले कुछ टाइम। गवर्नमेंट तो चाहती है, हाँ गवर्नमेंट तो चाहती भी यही है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना वो बंद कर दिए गए हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से। तो अब गवर्नमेंट, आपको ध्यान होगा शायद पीछे की बात है, मैं एक बार पहले भी किसी ऐसे साथी के साथ वार्तालाप कर रहा था तो मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने एक फरमान निकाला था कि जो बच्चा
गवर्नमेंट में पढ़ेगा वहाँ 500 रुपये देगा, और प्राइवेट में जाएगा तो 1100 रुपये हमसे लेगा। और अभी यूपी में भी हुआ था ये अभी थोड़े दिन पहले, हाँ, बहुत पुरानी बात नहीं है। हाँ, यूपी में भी हुआ था, नहीं मैंने शायद पिछले साल बात की थी। हाँ वही, हाँ तो 1-2 साल के अंदर ही हुआ है। हाँ तो यूपी में भी अभी ये हुआ। तो मतलब गवर्नमेंट तो स्कूल्स बंद कर रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह पा रहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों बंद कर रही है। जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए सबसे अगर नज़दीक का स्कूल फ़ायदेमंद देगा उतना वो दूर वाला नहीं देगा। तो क्या कमी महसूस कर रहे हो आपकी, क्या मतलब लोग हिचक रहे हैं ये चीज़ के लिए? एक राजा था, हाँ, उसके राज्य में बड़ी बढ़िया चीज़ें चल रही थी। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया, बोला जी अपने यहाँ कोई समस्या नहीं है क्या? बोले यार कोई तो समस्या होगी। बोला जी ना मौज है अपने यहाँ, तो कोई समस्या की बात करते हो, अपना जैसा खुशहाल राज्य ही नहीं है। बोले एक काम करो, एक शिकायत पेटी डाल दो वहाँ पे। एक काम करो, वो जो गांव में शहर से गांव में अपने राज्य में आने का जो पुल है उस पर 2 सिपाही बैठा दो, और उन 2 सिपाहियों को बोलो कि आने जाने व्यक्ति को 2 जूते मारे, 2 जूत मारे। बोला जी ठीक है बैठा देते हैं। और फिर वहाँ लगा दो एक शिकायत वो पेटी, कोई तो शिकायत करेगा जी गलत है। तो वो शुरू हो गया वो कार्यक्रम। लोग आते, वो झुकते, वो मारता दो बढ़िया उसका, वो ठीक है जी ठीक है, वो चलता रहा कार्यक्रम। कोई चिट्ठी नहीं आई। एक दिन एक चिट्ठी आ गई, बोला राजा बड़ा खुश हुआ। बोले एक आदमी तो है अपने राज्य में जो अपने अधिकारों को समझता है। सारी पंचायत बुला ली, सारा राज्य इकट्ठा हो गया। बोला चिट्ठी खोलो। तो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था? बोला साहब मेरा टाइम है ना ऑफिस जाने का, वो जल्दी है। आपका ये कर्मचारी ये लेट जूते मारता है, धीरे धीरे मारता है, 2 आदमी और बढ़ाओ ताकि जूते जल्दी लग जाएं और हम टाइम से पहुंच जाएं। तो आप कह रहे हो कि सरकारी स्कूलों से पैसे ले रहे हैं और प्राइवेट वालों को दे रहे हैं। अरे भाई साहब ये कह देंगे ना किडनी बेच बेच के अगर आपको पढ़ाने हैं बच्चे, तो वो ये नहीं कहेंगे। बोले जी तावड़े कढ़ो, तावड़े ले लो, बच्चे प्राइवेट में पढ़ाओ। हमारे स्टैंडर्ड दिखाना, पड़ोसी का बच्चा उसमें जा रहा है तो हमारा क्यों नहीं जाना चाहिए? और सरकारी पे सवाल कैसे कर दे? सरकार से सवाल पूछना ही खत्म हो गया। तो सरकार आपके ऊपर यूएपीए लगा देगी, सरकार आपको कुछ भी लगा देगी, आपको अंदर डाल देगी, आपका तो जीवन खराब हो गया। अरे जीवन खराब तो वैसे भी है यार, गुलामों वाली जिंदगी जीने से बेहतर है जेल में रह लो, जेल में जी लो, मर जाओगे। एक दिन 10 दिन बाद मरने हो, 10 दिन पहले मर जाओगे। कम से कम ये तो रीढ़ की हड्डी तो खड़ी रहेगी, मजबूत रहेगी। ये तो कह पाओगे यार हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते मर गए, हम दबाव में आके। वैसे मरना तो वैसे भी है ही आपको। आप कौन सा अमर यहाँ पर अमर पट्टा लिखवा के? अच्छा, आपका अंतिम मैसेज जो आप यूथ को, या जो हम ये वीडियो रिलीज़ करेंगे, जो भारत की जनता को आप देना चाहते हो आपके एंड से, वो क्या रहेगा? भाई मेरा तो यही कहना है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोई मैसेज नहीं है, ऐसा कोई मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जिसकी वजह से ज़िंदा हो ना, जहाँ से सांस ले पा रहे हो, जिन चीज़ों की वजह से आपका अस्तित्व है इस दुनिया में, उनका सम्मान कर लो। ये पैसा और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। आप कमाओ, आप अपनी स्किल पैदा करो, आप अच्छे काम करो, आप अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा जीवन जियो, लेकिन प्रकृति को साथ लेके चलो। नहीं तो वो पैसा का पैसा, सारा का सारा पैसा आपको कंपनियों को देना पड़ेगा, कहीं पर सांस लेने के नाम पर, कहीं पर पानी के नाम पर, कहीं पर आपको बीमारियां ठीक करने के नाम पर। तो वो पैसा तो वहाँ चला जाएगा, फिर आप जीवन जी भी लोगे, कैसा जीवन जी लोगे? इसलिए प्रकृति परमो धर्म है, प्रकृति पहला धर्म है। ये बाकी सब चीज़ें उसके बाद में हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाद में हो, पहले तो ये आप सांस लेते हो, ये सबसे बड़ा सत्य है। आप हिंदू हो तो भी सांस लेते हो, मुसलमान हो तो भी सांस लेते हो। ये जहरीला पानी आप हिंदू भी पिएगा, मुसलमान भी पिएगा, दोनों मरेंगे। कैंसर दोनों को बराबर होगा। ना आपका अल्लाह बचाने आएगा, ना आपका भगवान बचाने आएगा, क्योंकि आपको खराब तो कर दिया उस सिस्टम ने। सिस्टम से लड़ाई लड़ो, भगवान आपका साथ देगा। लेकिन अगर आप प्रकृति से लड़ाई लड़ोगे तो भगवान भी समेट देगा। फिर आ जाओ भाई। आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा रहा। थैंक यू।